किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बजट की ढेर सारी बातों को हमने समझा है, लेकिन अभी कुछ और बातें हैं जो नए सिरे से नए मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त इस घंटे में बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका एक एक कर कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं नीतू प्रसाद, जॉइंट सेक्रेटरी फिशरी डिपार्टमेंट से। नीतू मैम, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। पिछले बजट में आप आई और फिर इस बजट में मुलाकात हो रही है, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णवीर चौधरी, किसान नेता है, भारतीय कृषक संघ के अध्यक्ष है। सर बहुत बहुत स्वागत। अपनी बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, आज उसी बेबाकी की मैं उम्मीद फिर से कर रहा हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वीएन काले साहब, अपर आयुक्त है किसान एवं कल्याण मंत्रालय से। काले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, स्वागत आपको हमारे शो में। मेरे साथ जुड़ रही है श्वेता सत्या, उप कुल सचिव, क्रेडिट डिपार्टमेंट, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से। मैं बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले श्वेता जी, आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि केसीसी की बात वित्त मंत्री ने सबसे पहले की। मैम, 3 से 5 लाख कैसे देखती हैं और किसानों के लिए कितना बड़ा फायदा ये? पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि 3 से 5 लाख की वृद्धि जो है, ये बहुत सोची समझी वृद्धि की गई है जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जो फार्मर्स अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हर दिन की जो उनकी नीड है उसको कैप्चर करती है ये किसान क्रेडिट कार्ड। नाउ इसका लिमिट जो है 3 लाख से 5 लाख, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है और ये किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके रीजंस इसलिए हैं कि 2006-07 में ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आया था केसीसी के अंदर। केसीसी का स्कीम 1998 का है, जो कि एक पुराना स्कीम है, बट उसके बाद इसमें एड ऑन हुआ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 2006-07 की स्कीम है। 6-7 में जो 3 लाख का लिमिट स्टार्ट किया गया था, उसके बाद 18 साल के बाद ये वृद्धि लाई गई है। इसके पीछे कई आंकड़े इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है जो किसानों के हित में है। फिलहाल मैं इतना कहूंगी, आगे मैं आपके जैसे प्रश्न होते जाएंगे मैं खुल करके लेकिन श्वेता जी, केसीसी की लिमिट तो बड़ी है, लेकिन किसान थोड़े से ना उदास भी थे, बोल रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ी। मैम, मुझे ये बताइए कि वो बढ़ जाती तो ज्यादा फायदा था, अगर ये नहीं बढ़ता मुझे फायदा समझा दीजिए। किसानों को ये समझाना बहुत जरूरी है आज। आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं। अगर पीएम किसान की बात करें तो वो किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करता। जब पीएम किसान का पैसा किसी के अकाउंट में पहुंचता है तो वो किस ज़रूरत के लिए किसान खर्च करेगा, इसका कोई मापतोल नहीं हो पाता। बट जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट मतलब जो ऋण लिया फार्मर ने, वो क्रेडिट अपने खेती में ही यूज़ करेगा, इसकी उम्मीद से हम क्रेडिट देते हैं। नाउ अगेन इसमें जो 2 सवाल उठकर आते हैं वो ये हैं कि क्या क्रेडिट पहुंचा फार्मर को। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि 2006 में यह आया था और अब इस 18 साल के बाद इसका इंक्रीज हुआ है। सो इंक्रीज के पीछे भी डिजिटल इनिशिएटिव, जिसके पीछे सरकार ने बहुत कोशिश की है। तो एक किसान ऋण पोर्टल इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। किसान ऋण पोर्टल के अंदर हम लोग सारे बैंक्स के थ्रू वो सारे फार्मर्स जो बेनिफिटेड हो रहे हैं उनके हम अकाउंट्स को मैप करते हैं। कहने का मतलब हमारे पास एक प्रॉपर डिजिटल इनिशिएटिव है जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमने स्कीम चला रहे हैं उसका एंड यूजर जो एक किसान है वहां तक वो पैसा पहुंच रहा है। सो क्रेडिट मीन्स व्हाट? क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट का मतलब हुआ आप लोन लेंगे, उससे आप खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे, फिशरीज करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, जो भी है ये तीनों एक्टिविटी में आप किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सो जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी से क्या होगी? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। मीनिंग टू से दिस इज अ मोर साइक्लिकल इन नेचर। ये फाइनली बेनिफिट किसको होगा? फार्मर को होगा, इकोनॉमी की होगा। सो
इट विल नॉट बी कंज्यूम्ड, इट विल हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो आज सरकार इसी बारे में सोच रही है। ठीक है, केसीसी का मैकेनिज्म इन डिटेल में आपसे समझूंगा मैम, लेकिन इस बीच फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा हाउस में जब बजट पेश कर रही थी। एक एक करके एफएम को सुनते हैं और फिर पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी यहाँ पे जानना जरूरी है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर पहुंची तो बहुत उत्साहित थी, और जो भावभंगिमाएं थी वो बताने वाली थी कि भाई देखिए हम देश के लिए काम करना चाहते हैं और उसी के लिए कर रहे हैं। अब सुनते हैं वित्त मंत्री ने क्या कहा उसमें। अब मैं कृषि को पहले इंजन के रूप में लेकर विशेष प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि जिलों के विकास का कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आयोजन करेगी। यह कार्यक्रम मौजूदा योजनाओं के समन्वय और विशेष उपायों के माध्यम से संचालित होगा। यह कार्यक्रम 100 जिलों को कवर करेगा जिनकी उत्पादकता कम है, फसल की तीव्रता मध्यम है और औसत से नीचे के क्रेडिट पैरामीटर हैं। इसका उद्देश्य है 1 कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, 2 फसल विविधीकरण और स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाना, 3 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद के भंडारण और स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाना, 3 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद के भंडारण को बढ़ाना, 4 सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और 5 दीर्घकालिक और अल्पकालिक क्रेडिट की उपलब्धता को सुगम बनाना। इस कार्यक्रम से 1,70,00,000 किसान लाभान्वित होने की संभावना है। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन निर्माण एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। यह कृषि में अर्ध रोजगार को कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से संबोधित करेगा। लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करना ताकि प्रवास एक विकल्प हो लेकिन आवश्यकता नहीं। तो वित्त मंत्री महोदय को आप हिंदी वर्तनी में सिर्फ दूरदर्शन किसान पे सुन पा रहे हैं, ये हमने आपके लिए स्पेशल व्यवस्था की। ये आगे भी मैं आपको सुनाता रहूंगा कि उन्होंने अपने बजट के भाषण में क्या कुछ कहा। लेकिन खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए डॉक्टर काले मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, असल में आज जब बजट आ रहा था उससे पहले ढेर सारे किसानों से हम लगातार बातचीत कर रहे थे, तो जितनी उनकी मांगे थी, जितनी उम्मीदें थी, वो लगभग पूरी होती हुई दिखाई देती हैं सर। लेकिन आपका अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है, 3 बड़ी बातें जो आपको समझ में आती किसानों के लिए आज जबरदस्त हो गई हैं। देखिए कि आज बहुत महत्वपूर्ण बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने आज पेश किया है जी। आप अगर हम देखेंगे कि हम लोग 2004-5 से अगर हमारी तुलना करेंगे आज के दौर तक, तो आप देखेंगे कि 2004-5 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो लगभग 204 मिलियन टन्स था और आज हम लोग 332 मिलियन टन्स तक पहुँचे हैं। तो इसमें भागीदारी बिल्कुल हमारे किसानों की मेहनत इसमें है, लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे कि जो बाकी इनपुट्स है, बीज हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो मेकानाइजेशन है इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। तो आप देखेंगे कि आप बजट भी देखेंगे, आप अगर किसानों का बजट देखेंगे, हमारे कृषि का बजट अगर देखेंगे 2014-15 की बात करेंगे तो आप लगभग देखेंगे कि लगभग 224 करोड़ था खाली 2000 लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि 1,24,000 करोड़, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ जो है ज़्यादा हमको इस बजट में मिला है। तो आप देखेंगे कि इतना सारा बजट की उछाल अगर हुई है हमारे देश हमारे कृषि में, तो इसका निरंतर कृषि में तो ज़रूर इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी जो हमारी जो स्कीम्स आपकी चल रही है तो इसमें देखेंगे कि आज मतलब लगभग 4 मिशंस हमारे वित्त मंत्री जी ने आज डिक्लेयर किया। तो सबसे पहली जो हमारी जो ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारी जो अन्न योजना जो बनाई है, मतलब
तो उसमें आप देखेंगे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से अगर हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी तो सचमुच इस देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो एक अच्छा एक टारगेट लेके चले हैं कि इस वहाँ पे इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से हम लोग हमारी जो किसान भाई है उनका कैसे अपलिफ्टमेंट कर सके, उनको किस तरह से रोज़गार मिल सके और किस तरह से उनकी आय बढ़ा सके। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे कॉटन मिशन को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है, तो प्रोडक्शन कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। सीड मिशन एक लगाया है बहुत, क्योंकि सीड आप देखेंगे कि जब तक अच्छा बीज नहीं मिलेगा किसानों तक का प्रोडक्टिविटी आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम है हमारे वित्त मंत्री जी का कि इससे क्या होगा कि एक अच्छा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो लगातार जो मिशन एडिबल ऑयल का जो है आत्मनिर्भरता की तरफ हम किस तरह से बढ़े, तो इसके लिए भी एक एडिबल ऑयल मिशन आज किया। तो ये सारे जो है इससे कृषि में बहुत बड़ा आप देखेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और किसानों को लाभ होगा। ठीक है, तो ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ये विश्वास वाला बजट है, विकास वाला बजट है, निवेश में जान डालने वाला बजट है। आपका बजट है, मेरा बजट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, चल लौट रहा हूं आपके ही बजट की बड़ी बातों के साथ। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स से अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो बजट 2025 को हम माइन्यूटली समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार कह रही है वो किस तरह से आपको फायदा पहुंचाएंगी या फिर फायदा नहीं पहुंचेगा, दोनों ही स्थितियां बहुत तटस्थ होकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। कृष्णवीर चौधरी मेरे साथ हैं। चौधरी साहब, असल में केसीसी का जिक्र अभी हमने किया था, फिर से एक बार समझना चाहूंगा सर, केसीसी की इस वृद्धि को आप कैसे देखते हैं? ऋण लेना थोड़ा सा और बड़ा और आसान होता जा रहा है, ये ठीक है सर? देखिए, जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, उस समय 3 लाख की सीमा तय की गई थी। आज इतने लंबे समय के बाद इसकी सीमा किसानों को आवश्यकता थी। और ये सच्चाई है कि पूरा मैपिंग किया जा रहा था कि किसानों का जो काम है, जो शॉर्ट टर्म लोन है फसल के लिए, वो 3 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं, और इसका बढ़ाया जाना समय की आवश्यकता थी। हम तो एक बात और इसमें घनश्याम जी उम्मीद कर रहे थे कि इसका रिन्यूअल हर साल ना होके 5 साल में किया जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता किसान के लिए। ये फसल के लिए ऋण है, और फसल का ऋण जो है वो फसल में काम लेने के लिए जो है ज़रूरत थी उसको पूर्ति के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस बजट में ऋण के अलावा जो एडिबल ऑयल का मिशन है, कॉटन का मिशन है, बिहार में मखाना के लिए बोर्ड है, धन धान्य जो योजना प्रधानमंत्री जी के उसमें दी गई है कृषि की, वो उन जिलों के लिए 100 जिलों के लिए बनाई गई है जहां की उत्पादकता में सुधार की आज आवश्यकता है, जहां किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने की आवश्यकता है, और प्रदेश सरकारों से मिलकर इस योजना का परिणाम जो अच्छा होगा। बजट पूरी तरीके से विकास के लिए है, लॉन्ग टर्म विकास के लिए। ये शॉर्ट टर्म विकास से काम चलने वाला नहीं है, ये लॉलीपॉप वाला बजट नहीं है। ये बजट मजबूती देने वाला, कृषि क्षेत्र को एक आधार स्तंभ जितना मजबूत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसका प्रयास इस बजट में किया गया है। आप ये देखिए, सिंचाई के लिए, सब्जी और फलों के लिए जो परेशानियां हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में है, स्टोरेज के लिए, कूलिंग चेन के लिए, आप जो समय फूड प्रोसेसिंग के लिए है, फिशरी के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए, एलाइड एक्टिविटीज़ जब तक किसानों को नहीं जोड़ेंगे तब तक आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिलेगी किसानों को। तो एलाइड एक्टिविटीज़ को जोड़ने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए इस बजट में सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसमें
स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से लेके और तमाम लोगों के लिए, गांव के हर व्यक्ति के लिए इस बजट में है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए है। बजट पूरी तरीके से विकास के लिए अच्छा है और इसका फ्यूचर जो है विकास के लिए बहुत अच्छा होगा। रोजगार परक बजट बनेगा, ये जो बनाया गया है, इससे रोजगार बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे तो शहरों पर भी बोझ घटेगा। इस बजट की सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि इसका परिणाम जो है एग्रो प्रोसेसिंग से और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से जो बर्बादी हो रही थी अनाज की स्टोरेज की कमी की वजह से, उसको बढ़ाने का प्रयास स्टोरेज के लिए इसमें प्रावधान किया है। तो बजट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कृषि के विकास को, उत्पादकता की गति को रफ्तार देगा ये बजट, ऐसी उम्मीद की जा रही है। नीतू मैम हमारे साथ है फिशरी डिपार्टमेंट से। नीतू मैम, आज का बजट जब मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था सारा कुछ आप ही को मिल गया मैम इस बार। तो सारी चीजें, इतनी सारी सौगात फिशरी डिपार्टमेंट को मिली है। तो लास्ट टाइम जब हम चर्चा कर रहे थे तब भी नहीं, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत कुछ आ गया आज। कैसे देखते हैं मैम फिशरी डिपार्टमेंट को लेके? फिशरीज डिपार्टमेंट एक बहुत उभरता हुआ इकोनॉमी में एक बहुत कंट्रीब्यूशन देने वाला सेक्टर है। और जैसा कि अभी हमारे सहभागी ने बताया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जो एलाइड सेक्टर हैं उनका भी विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बजट में मत्स्य पालन में प्रोडक्शन के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए और जो नए एरियाज़ हैं वहाँ के संधान के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारी नीतियाँ लाई गई हैं जिनका बहुत ही पॉजिटिव आउटकम पड़ेगा, मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ। मैम, नीली अर्थव्यवस्था का कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है और इसमें तो कई सारी चीजें हैं जो एड ऑन की गई हैं। अंडमान निकोबार को फोकस में रखा गया है। तो मैम, ये जो एरिया है, जो फोकस एरिया है, आपको लगता है कितना रेलेवेंट है मैम इन पे काम करना? देखिए, अभी भारत पूरे विश्व में मत्स्य पालन में दूसरे स्थान पे है और एक्वाकल्चर पे जो भी हम लोग मछली पकड़ते नहीं हैं बट जो हम लोग कल्चर करते हैं उसमें वो दूसरे स्थान पर पे है। जो हमारा EEZ है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। बिकॉज भारत की तटरेखा बहुत ही लंबी है, 8,118 किलोमीटर। उसमें भी अंडमान निकोबार भारत के EEZ का तिहाई हिस्सा है, 1/3। और वहाँ पर जो फ़िश मिलती है या जो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ उसका हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। दूरी है और मेन लैंड से थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। सेम थिंग विथ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी ऑलमोस्ट लाइक 17% ऑफ इंडियन EEZ है। इस पूरे एरिया में हमें टूना बहुत बहुतायत में मिलती है और टूना अंडमान में ऑलमोस्ट 1.48 लाख उनके जो फिशरी रिसोर्सेज है उसमें 60,000 टूना का भाग है। वैसे ही लक्षद्वीप में भी टूना बहुत बहुतायत में मिलती है। और टूना का जो मैं वर्ल्ड वाइज बिजनेस की बात करूं तो ये 8.6 बिलियन डॉलर का बिजनेस है। वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल और सबसे ज़्यादा महंगी जो फ़िश है और सबसे ज़्यादा बिजनेस में जिसकी डिमांड है वो टूना फ़िश है। इस रिसोर्स का हम बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए हैं। तो हमारे जो माननीय वित्त मंत्री ने बजट में बताया है कि हमारे EEZ में और हाई सी में जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एरिया है वो कॉमन रिसोर्सेज है। वो सारे देशों के लिए, जितने भी कोस्टल देश हैं वहाँ जा कर के 200 नॉटिकल माइल्स में भी जा कर के वो फिशिंग कर सकते हैं। उस एरिया में हमारा जो प्रेजेंस है वो आज ऑलमोस्ट नील है। और EEZ में भी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जैसा मैंने बताया कि टूना के रिसोर्सेज के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, डीप सी फिशिंग वेसल्स जो होते हैं जो कि ज़्यादा दूर तक जाएं और एक प्रोफेशनल तरीके से उस तरह की वेसल्स में आपकी मछली को पकड़ने के बाद प्रॉपर फ्रीजिंग हो, प्रॉपर प्रोसेसिंग हो और उसको एक्सपोर्ट के लिए हार्बर पे लाया जा सके और हार्बर में इमीडिएटली उसका प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके उसको एक्सपोर्ट के लिए भेजना। ये सारा एक पूरा वैल्यू चेन है। तो उस पूरे वैल्यू चेन को बनाने के लिए आज एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क लाने की जो इसमें बजट में घोषणा की गई है उसके बहुत ही दूरगामी और अच्छे परिणाम होंगे। ठीक है, श्वेता जी भी हमारे साथ हैं। तो श्वेता जी, KCC की लिमिट बड़ी हमने चर्चा की, लेकिन मैम इससे पहले किसानों से भी आप मिलती रही होंगी जो लिमिट की इंक्रीज करने की बात करें, किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने थे जो अब लगता है वो चुनौतियां खत्म हो जाएंगी इस लिमिट के बढ़ने के बाद? ये थैंक यू, ये धन्यवाद, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सो जैसा आप देखेंगे कल हमारे देश का इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर पे एक चैप्टर है और उसमें खासम खास जिक्र किया गया है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज़
जो बैंक्स किसानों को देती है। सो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ओवर द इयर्स लंबे समय से बढ़ता जा रहा है और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट घटता जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि जो सरकार अपना अप्रोच बदल रही है, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही है, उसको वो किसान तक पहुंच रहा है, किसान उसको अपना रहा है और अपने लोन स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज कर रहा है। ये फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में जो आपका प्रश्न है कि किसानों को क्या समस्या है, किसानों को डिजिटलाइज होने की समस्या है। सो दैट इनिशिएटिव इज गोइंग ऑन। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो किसान है वो डिजिटल इनिशिएटिव्स को अपनाए और ताकि वो इजी एक्सेस ऑफ क्रेडिट को वहाँ तक पहुँच सके। सेकेंड, जो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में अभी तक जो उसकी डिपेंडेंस बनी हुई है, मीनिंग प्राइवेट मनी लेंडर्स, आसपास के पड़ोसी से लेंडिंग विच इज कमिंग एट टू देम एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे ये हमारा जो MISS स्कीम है, इसके अंदर जो सब्सिडाइज रेट पे उनको लोन मिलता है वो 7% पे मिलता है। 7% पे कभी भी कोई प्राइवेट मनी लेंडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में नहीं मिलता। जो बाहर से मिलता है वो 18 से 20% का होता है। अच्छा। सो ये फार्मर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई लोन स्ट्रक्चर है जो फॉर्मल वे में उनको ईजी तरीके से मिल सकता है। अब सेकेंड ये है कि कैसे ईजीनेस को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो फार्मर की रीच आउट को बढ़ा रहे हैं। सो इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ ये बजट जो है ये दोनों लिंक्ड है आपस में, एक दूसरे से बात कर रहे हैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स। एक तरफ जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ लेंडिंग बढ़ रही है, दूसरी तरफ मैडम ये अनाउंसमेंट करती हैं कि ये किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है हम बढ़ा रहे हैं, विच इज़ वेरी मच यूनाइटेड टू वन अनदर। बता रहा है कि हमारा गवर्नमेंट का जो विजन है दैट इज टूवर्ड्स फॉर्मलाइजिंग क्रेडिट लेंडिंग। और क्रेडिट लेंडिंग जैसा मैंने आपको अभी भी बताया, क्रेडिट लेंडिंग से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एक फार्मर जब लोन लेगा उससे वो अपने डिफरेंट एक्टिविटीज कर पाएगा। अगर जैसे अभी 2006 से नहीं बढ़ा था, अब बढ़ा है, इसके पीछे काफ़ी कैलकुलेशंस गए हैं, काफ़ी आंकड़े इन्वॉल्व हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस वाज वन ऑफ द पैरामीटर जो हमने देखा, देन इन्फ्लेशन वॉज अनदर पैरामीटर जो हमने देखा। कई सारे आंकड़ों की मैपिंग के बाद, डिजिटल इनिशिएटिव्स के बाद, दिस कैलकुलेशन केम टू बी अ फुल प्रूफ कैलकुलेशन जिसमें इट इज फोरकास्टेड कि 8.2 करोड़ फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड एज ऑन डेट। अगर मैं बात करूं तो 23-24 के आंकड़े हमें ये बोलते हैं कि 7.75 करोड़ फार्मर्स बेनिफिट पा रहे हैं, बट ये फॉर्मल सिस्टम होने के बाद इसमें इंक्रीज होगा। सो कितने शानदार तरीके से आप बता रहे हो, समझा रही है, मुझे रोकने का मन नहीं कर रहा है आपको। मैं चाह रहा हूँ आप बोलती रहे, लेकिन फिर भी मैम थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, माफी के साथ है। कृष्णवीर सर भी मेरे साथ हैं। चौधरी साहब, असल में जब हम बजट की बात करते हैं तो उसमें एक उम्मीद जो थी वो ये थी कि भाई महंगाई कम हो जाए और हमारी इनकम बढ़ जाए। ये दोनों चीज हुई है सर? देखिए, महंगाई कम हो जाए, महंगाई कम करने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी जरूरी है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही बजट में सारे प्रावधान किए गए। प्रोडक्टिविटी बढ़े बिना आप महंगाई को कम नहीं कर सकते। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है एग्रीकल्चर का, वो प्रोडक्टिविटी महंगाई से सीधे लिंक करती है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है। एक बात मैं कहूँगा, देखिए घनश्याम जी, 6 महीने में अगर किसान जमा कर देता है तो इसमें सब्सिडी भी सरकार, प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार देती है। केसीसी की बात कर रहे हैं? केसीसी की बात कर रहा हूँ। ओके। केसीसी का आज बढ़ाना बहुत जरूरी इसलिए है कि लागत बढ़ रही है, और जब लागत बढ़ रही है तो उसको बाहर से ना लोन लेना पड़े, इसलिए अपने ही किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के उसका सदुपयोग करना जरूरी है। सदुपयोग जब आप कहते हैं तो आपको लगता है मिसयूज भी होता है सर? हाँ, कभी कभी किसान की मजबूरी होती है उसे अपनी बेटी की शादी करनी, और बेटी की शादी करनी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो सोचता फसल बिकेगी तब आएगा पैसा जमा कर दूंगा, तो उस पैसे से वो बच्ची की शादी या कुछ और बीमारी घर में है या कोई और बच्चे की फीस देनी है, कोई मजबूरी अगर है, तो उसमें कभी कभी कुछ पैसा वो प्रयोग कर लेता है। लेकिन वो इसलिए कर लेता है, मान लीजिए गन्ने का भुगतान नहीं आया उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछले साल का नहीं आया, तो कहाँ जाके मरेगा?
उसने तो फसल पैदा कर दी ना, और शुगर मिल को सप्लाई भी कर दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से। तो रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है, अच्छा उसको कुछ हार्वेस्टर खरीदना है, अच्छा तो वो इसमें तो खरीद नहीं सकता, वो तो एग्रीकल्चर मशीनरी का लोन तो अलग है। लेकिन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए कई बार वो सोचता है कि ठीक है ये 50,000 का मुझे खरीदना, मैं इसमें से 50,000 का मशीनरी खरीद लेता हूं और ये मेरा काम आ जाएगा और फसल में अपना मैं चुकता कर दूंगा। तो वो प्रयोग कृषि के लिए ही है, कहीं बाहर प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रजनीश चौधरी मेरे साथ जुड़ेंगे जो सफल मछली किसान है और बताएंगे कि किस तरीके से वो इस व्यवसाय को कर रहे हैं। ब्रेक के उस पार रहिएगा मेरे साथ। हरियाणा के चित्रसेन की ढाणी गांव में खेती तो बहुत से किसान करते हैं, लेकिन एक ऐसी किसान भी है जो हौसलों को उगाती है, जिसके खेत में सरसों के पीले फूल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल हैं, जिसके बनाए मसालों में उसकी मेहनत की खुशबू कूट कूट कर भरी हुई है, जिसकी जिद और धैर्य के आगे हर मुश्किल बौनी है। एक ऐसी किसान जिसकी इच्छा शक्ति के आगे पहाड़ भी जर्रा है, कैंसर से लड़कर जिसने जीना सीखा और दुनिया को दिखा दिया। अगर हौसलों में है जान तो मुट्ठी में है आसमान। मिलते हैं भारत की फार्म लेडी नीलम यादव से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 9 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। आप अपनी बात पूरी करिए रजनीश। सर हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग फिश फार्मिंग, जो लास्ट की हमारे एक डिकेड में हमारी मेजरली 3 योजनाएं चली हैं जी, जो ब्लू रेवोल्यूशन, FIDF और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो तकरीबन 32 करोड़ रुपए टोटल हमारे इस इंडस्ट्री में इन्फ्यूज हुए हैं। तो अभी जो न्यू यंग जनरेशन है और एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। और जो आपने सवाल पूछा था कि अभी हमारा अंडमान निकोबार जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हम लास्ट के मोर देन एक डिकेड से जो मैराइन फिश है, मछली हमारी जनरली 2 प्रकार की हैं। एक है कल्चर मछली है जिसको हम पालते हैं, जो पोखरों में आपने देखा होगा, और एक है कैप्चर मछली है जिसको हम पकड़ते हैं। तो हम कैप्चर मछलियों में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे, हमारा कांस्टेंट चल रहा है जो उसकी फिगर्स है। तो आज के बजट से और इस योजना के माध्यम से हम उसमें भी ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट करेंगे। ग्लोबली हम नंबर 2 है फिश फार्मिंग में, और हम अगर अपना एक्वाकल्चर इंक्रीज करेंगे तो हम प्रोटीन डेफिसिट बहुत जल्दी, ये जो हमारा टैग लगा हुआ है भारतवर्ष पे, उसको भी हम फ्रीज कर पाएंगे। और जो हमारा KCC आया है उससे हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मेजरली हमारा पूरा एक्वाकल्चर ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक बिजनेस है और मेजरली हमारा उसमें जो फोकस रहता है मछली के दाने पे, आहार पे। तो अगर हमें KCC बैंक से मिलेगा मार्जिनल फार्मर्स को, वो फीड परचेज करेगा और एक इनफ अमाउंट में हमारी मछलियों को एक पर्टिकुलर वाटर एरिया से प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, नीतू मैम भी हमारे साथ हैं। तो नीतू जी, अगर हम वैश्विक समुद्री बाजार के कंपैरिजन में भारत को देखते हैं या फिर उस बाजार में भारत के कंपटीशन को देखते हैं, तो वो प्रतिस्पर्धा के लिए क्या हम तैयार हैं? क्योंकि आज उस पर भी जोर दिया गया बजट पे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सी फूड का एक्सपोर्ट है जी, वो लगभग 60,000 करोड़ है और 2014 में ये 30,000 करोड़ था। तो लगभग 10 सालों में हमने दुगुनी इसकी राशि कर ली है और इसमें बहुत ज़्यादा और बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर जो मरीन कैप्चर फिशरीज है जिन्होंने अभी बात की रजनीश जी ने, उस पर हम द्वारा जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, बिकॉज हम बहुत सारी फिशिंग वेसल्स को लाना है, हार्बर्स को डेवलप करना है, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या FIFD हो या ब्लू रिवॉल्यूशन हो, उसमें हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9,000 करोड़ हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर के डेवलपमेंट के लिए लगाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे एक्वाकल्चर, आप एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्वाकल्चर में भी हम फिन फिश हो या इनलैंड में भी हमारा प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कार्प फिश हो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा,
यूपी, ये सारे अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फिशिंग में। तो इन यहाँ से हम फिशेस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे तिलापिया हो, पेंगाशियस हो, इस तरह की फिश जो स्पीशीज़ है जिनकी डिमांड है ग्लोबल मार्केट में, वहाँ पे एक्सपोर्ट के जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ईयू की सेफ्टी होता है, हाइजीन होता है, वो सारी को अगर हम अपने प्रॉपर फार्मर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इंफ्रास्ट्रक्चर करें और एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क दे एक्सपोर्ट प्रमोशन का, तो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इस बजट में हमारी जो फिश फीड है, जो कि श्रिम्प के लिए हमारा मुख्य बिजनेस ऑलमोस्ट लाइक 40,000 करोड़ श्रिम्प का एक्सपोर्ट होता है, उसका जो फीड होता है उसके लिए जो इंटरमीडिएट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसके फिश फीड के लिए जो उपयोग में लाए जाने वाले जो दूसरे तरह के मील होती हैं, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी भी जो फिशरीज रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर वैल्यू एडिशन के लिए जिनकी ज़रूरत है, मतलब एक कोई बेस प्रोडक्ट है, उसको हम प्रोसेसिंग करके उसको उसमें स्पाइसेस लगा करके उसको कट करके उसको पैकेज करके रेडी टू ईट फूड, इस तरह की जो वैल्यू एडिशन करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। ऑलमोस्ट लाइक जो आपका एक्सपोर्ट मार्केट है सी फूड का, उसका 40% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के मार्केट है। उस क्षेत्र में हमारा बहुत ज़्यादा योगदान अभी नहीं हो पाया है। हम जो भी फिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोस्टली वो रॉ फॉर्म में है, कच्चे फॉर्म में हम लाते हैं और उसको बस थोड़ा सा प्रोसेस करके बेच देते हैं। बट अगर उसको हम वैल्यू एडिशन करें, उसको कट करें, फिलेट बनाएं, और या जो भी ग्लोबल डिमांड है जापान में, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में, ईयू में सी फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी बजट में अनाउंस हुई है, उससे हमारे फिश फार्मर को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ जैसा कि केसीसी है संदर्भ आया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं, एक्वाकल्चर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 10% के दर से बढ़ रहा है, और इस इतने फास्ट ग्रोइंग एरिया में, जो कि फार्मर्स की इनकम को भी डबल करने का बहुत बड़ा साधन है। इनलैंड में हमारे पास इतने सारे वाटर रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, रिजर्वायर्स हैं, बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, उसमें हम केज लगा करके कर सकते हैं। आपके पोखर हैं, ताल हैं, बहुत ही वेटलैंड है। तो जो एरिया स्पेसिफिक फिशरीज होता है, वहाँ पे अगर हम जो भी जहाँ पे रेलिवेंट फिशरीज है वह उसको डेवलप करके ना केवल हम डोमेस्टिक मार्केट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज फिश, आपको पता है कि फिश जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है। आपकी निगाह गई, लेकिन आपको तो 5 लाख लोन वैसे ही मिल रहा है फिशरी पे। केसीसी भी लेंगी और 5 लाख भी लेंगे, ऐसा होगा? नहीं, एक्चुअली केसीसी जो भी एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए है वो सेम चीज। जब हमारा 2019 में नया डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री बनी, तो प्रधानमंत्री ने ये वाली फैसिलिटी को फिशरमैन को भी एक्सटेंड किया। अच्छा। तो जो शर्त और नियम और कानून एग्रीकल्चर फिशरीज पे एग्रीकल्चर फार्मर्स पे होता है, सेम थिंग वो फिशरीज पे होता है। तो इस बजट में हमारे फिश फार्मर्स को भी 3 लाख से 5 लाख तक केसीसी का एक्सटेंशन मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बिकॉज मोर देन एग्रीकल्चर, जो हमारा फिशिंग सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। हमारे यहाँ क्रेडिट की फैसिलिटी और भी कम है, बिकॉज एग्रीकल्चर में उनके पास लैंड होता है, तो बैंक्स आने के लिए थोड़ी सी सहूलियत दिखाते हैं, जबकि फिशरीज में उनके पास बोट होते हैं बट अपना लैंड कुछ होता नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड है, तब इतना धमाल कर रहे हैं आप लोग। ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा तो किसी को जीने नहीं देंगे। तो बिल्कुल मैं तो आशा करती हूँ कि फिशरी सेक्टर एक बहुत सनराइज सेक्टर बने और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एक्सपोर्ट में और हमारे फार्मर्स की इनकम में ये रियली एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करे। ठीक है, श्वेता मैम भी साथ में। श्वेता मैम, केसीसी की बात करते हैं तो मैपिंग आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हर बेनिफिशियरी तक वो फायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन मैम जो मिल रहा है उसका सही यूज हो पा रहा है, वो मॉनिटरिंग भी समझाइए ना मुझको। हाँ बिल्कुल। सो मॉनिटरिंग के लिए हमने 2023 में सितंबर 2023 में एक इनिशिएटिव आया था किसान ऋण पोर्टल। किसान ऋण पोर्टल बनने के बाद उसमें आज के डेट में अगर मैं बोलूं तो 1,80,000 ब्रांचेस से भी ज़्यादा लोग अब जो है बैंक ब्रांचेस किसान ऋण पोर्टल के थ्रू अपना क्लेम सबमिशन करते हैं। सो इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्लेम सबमिशन क्या होता है। अब ये स्कीम के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। आपका जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, जो हम बैंक्स को देते हैं इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, विच इज 1.5%, एंड एक होता है आसान से समझाइए ना, आसान मेरे व्यूअर्स थोड़ा आसान भाषा में। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं आएगा समझ में, उससे। हाँ, सो देखिए
कम सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो है 1.5% बैंक्स को, तब ये लोन होता है, ये 7% पे जाता है। बट 7% अगर मैं फार्मर हूँ और मैंने लोन लिया तो मैं उस लोन को अगर मैंने विद इन अ ईयर लौटा दिया तो मुझे मिलेगा प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, और वो 7% घट के हो जाता है 4%, जो कि अभी आपने हमारे मिनिस्टर साहब से भी सुना कि 4% में आपको केसीसी लोन मिल रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने उसको लिया और मैंने उसका उपयोग किया अपने क्रेडिट फैसिलिटी के लिए और मैंने उसको लौटा दिया, तो गवर्नमेंट मुझे देगी प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव और वो लोन घट के होगा। लौटाने का टाइम फ्रेम विद इन अ ईयर, और या फिर जब विद इन अ ईयर अगर आप उसको लौटा देते हैं तो आपको मिलता है 4%। तो अच्छा, अगर मैं एक साल में लौटा दूं तो 4% पे मुझे लोन मिल रहा है। यस, 4%। अगर नहीं लौटाया मैंने एक साल में, फिर वो परसेंटेज बढ़ता है? फिर वो आपका जो लोन का जो परसेंटेज रहता है वो एज इट इज रहता है, बट देयर आर स्टेट्स। इसमें अच्छी बात यह है कि क्रेडिट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सो 7% पहले से ही बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, ठीक है। अब इसमें प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव से अगर ये 4% घटता है तो देयर आर स्टेट्स जो फर्दर इसको इंसेंटिवाइज करते हैं। लाइक 7 स्टेट्स ऐसे हैं पूरे भारत में जो फर्दर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव देते हैं और ये 7% होके हो जाता है 0%। लाइक स्टेट ऑफ झारखंड एक ऐसा स्टेट है, मध्य प्रदेश इज अनदर स्टेट, महाराष्ट्र इज अनदर स्टेट। सो देयर आर नहीं, उत्तराखंड अभी नहीं है। हाँ, सो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, अगर स्टेट भी इसको फर्दर सबवेंट करता है तो एक फार्मर को 0% पे भी मिल सकता है ये लोन आज के डेट में। सो अब आते हैं इसकी डिजिटल मैपिंग पे। डिजिटल मैपिंग हम किसान ऋण पोर्टल के थ्रू 1 साल से कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे आंकड़े मिले हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि क्रेडिट लाइन में उससे हमें 2 चीजें पता चलती हैं। पहला, वो फार्मर्स जो बेनिफिट पा रहे हैं, दूसरा वो फार्मर्स जिन्होंने अपने लिमिट से ज्यादा का लोन ले रखा है। तो इससे गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट के लिए भी हित में है। लिमिट से ज्यादा का लोन कैसे मिल जाता है मैम? लिमिट ही आपने तय की हुई है। हाँ, ये देखिए इसमें होता क्या है, मैं तंग तो नहीं कर रहा हूँ ना आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है ये सवाल, बिकॉज अब जैसे मैं फार्मर हूँ, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया और फिर मैं स्मार्ट फार्मर हूँ, मैं गई, मैंने यूनियन बैंक से भी लोन ले लिया। अब आपस में 2 बैंक्स बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने आपको भी, SBI ने भी मुझे लोन दिया, यूनियन बैंक ने भी लोन दिया। आपने तो बता दिया, ये तरीका बता दिया कैसे ले सकते हैं। नहीं, ये आप नहीं कर सकते। जनरली होता क्या है कि इसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। तो जब हमने किसान ऋण पोर्टल लाया तो हमने देखा कि वो कौन से ऐसे फार्मर्स हैं जो लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं, ताकि हम अपने बेनिफिशियरी लिस्ट को बढ़ा सके। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का काम क्या है, ये देखना कि ए तो वो पैसा पहुंचे, बी उसके एंड यूजर्स भी बढ़े। अगर मैं आज के डेट में कहती हूँ कि इतने करोड़ फार्मर्स हैं मेरे पास, अगर 11 करोड़ फार्मर्स का आंकड़ा आता है पीएम किसान के डेटा से, तो पूरे 11 करोड़ को क्रेडिट भी मिलना चाहिए, ठीक है। वो तब मिलेगा जब पूरे 11 करोड़ को वो 5 लाख रुपए पहुंचेंगे। वो कैसे पहुंचेगा? वो सारे लोग जो ज्यादा लोन लेके बैठे हैं, बैंक आपस में बात नहीं करते, अब इस पोर्टल के जरिए वो आपस में बात कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि हाँ, इस फार्मर ने इतना लोन ले लिया, अब इसका लिमिट कट। तो इससे क्या होगा? फिशरी वाले आते हैं मैम लेने के लिए? बिल्कुल, सारे लोग आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल। नीतू मैम का लोग दे रहे नहीं दे रहे, वापस दे रहे हैं? नहीं, वापस दे रहे हैं और अच्छा लोन मिल रहा है। अभी तक हमारे पास 4.5 लाख, 4.5 लाख फिशर्समैन को मिला है, मतलब एक्सक्लूसिवली। किसान को जो मिलता है वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसान का काम भी करते हैं और फिशरमैन का भी काम करते हैं। उसके अलावा जो फिशरमैन है उनमें से 4.5 लाख लोगों को रीपे हो रहा है मैम? रिपेमेंट हो रहा है। रिपेमेंट हो रहा है, क्योंकि देना ही जरूरी, वापस भी तो आना जरूरी है। नहीं, ठीक, काले साहब को भी चर्चा में जोड़ते हैं। काले साहब, असल में कई सारी जो दालें हैं, चाहे वो मसूर है, तुअर है और जो दूसरी दालें हैं, उनकी पैदावार बड़े सर की फोकस है। और सर इसके साथ एक पॉइंट ये कि 2019 अगर मैं सही हूं तो आत्मनिर्भरता को हमने पा लिया था, हम आत्मनिर्भर हो गए थे पल्सेस के मामले में। सर, क्या उसी को आगे बढ़ाने की ये कोशिश है? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका सवाल। एक्चुअली ये जो हमारी पीएम धन धान्य योजना है, ये बहुत ही मील का पत्थर होगा। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की सोच देखिए कि कितना ब्रॉड विजन है कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इनको जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे और वहाँ पे जब तक हम लोग कृषि क्रांति नहीं लाएंगे, तब तक हमारे देश में एक तरह का जो उत्पादकता नहीं बढ़ सकती है। तो एक बहुत बड़ी सोच के साथ भारत सरकार ने इसको मतलब हमारे मंत्री जी ने
वित्त मंत्री जी ने इसको पेश किया गया है। और साथ साथ में ये देखेंगे कि दलहन और तिलहन जो हम लोग बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो इस साल अभी देखेंगे कि हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई गई है भारत सरकार द्वारा। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े कदम हमने उठाए हैं ताकि हमारी जो किसान हैं, जो हमारे जो देश के किसान हैं, उनकी आमदनी बढ़ जाए। तो ये बड़ी सोच के साथ हमने इसको लिया है। और आप देखेंगे कि आज वित्त मंत्री जी ने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर भी एक बहुत अच्छा जोर दिया है। तो आप देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर में भी एक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर आ रहा है, आप अब बाकी जो छोटे मोटे इक्विपमेंट है, सेल्फ प्रोपेल्ड इक्विपमेंट, उसमें भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जो बैटरी की निर्माता, बैटरी इज़ मेन कंपोनेंट है उसमें तो उसमें क्या होगा कि बैटरी की उत्पादन अगर देश में होगा तो उससे क्या होगा कि उसका ट्रैक्टर की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ट्रैक्टर की कॉस्ट भी कम हो सकती है, साथ साथ में बाकी इक्विपमेंट का भी कम हो सकती है। तो इस तरह से बड़ा विजन हम लोग एक देख रहे हैं कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी लाए, रूरल यूथ को कैसे लाए। स्किलिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा। तो हम लोग शुरुआती तौर से ही किसानों को जो है मुफ्त में जो है वो सारी जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारी भारत सरकार की 3-4 इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं, क्योंकि स्किलिंग के बिना जो है आप हाईटेक कृषि को सोच नहीं सकते। तो भारत सरकार पूर्णतः से मुफ्त में जो है प्रशिक्षण दे रही है, चाहे वो कृषि यांत्रिकरण हो या बाकी सारे जो सब्सिडाइज हो, वो सारी अलाइड सेक्टर्स हो, उन सब के लिए जो है मुफ्त में जो प्रशिक्षण दिया जाता है जी। तो ताकि युवाओं को हम लोग इसमें अग्रसित कर सके और किसानों को जो है हम लोग इसमें और भविष्य में देख सके कि अच्छी कृषि क्रांति हम लोग और एक देखना चाहते हैं कि कृषि हम पूरा आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप वित्त मंत्री की स्पीच को थोड़ा सा मिस कर गए या हमारे शो को भी मिस कर गए तो फिक्र मत करिए। 10 बड़ी बातें फटाफट हम समझाएंगे आपको। एक खास रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए, पूरा बजट आपको समझ आ जाएगा। देखिए जरा। किसान क्रेडिट कार्ड से अधिक ऋण मिलेगा। बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इस फैसले से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसानी से लोन प्राप्त होगा, जो उनके कृषि कार्यों को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना के ऐलान से देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा। राज्यों के साथ केंद्र सरकार ये योजना चलाएगी, जिसके तहत देश के 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। मछली पालन करने वालों के लिए बड़ा ऐलान। सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाया जाएगा। अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से ज्यादा किस्मों को किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना होगी। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम में यूरिया संयंत्र में उत्पादन शुरू किया गया है। इसमें 12.78 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। मखाना बोर्ड किसानों को देगा प्रशिक्षण सहायता। साथ ही मखाना बोर्ड गठन होने से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को भी फायदा होगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की होगी शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन। केंद्र सरकार खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू करेगी। निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया है। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी को बढ़त मिलेगी और देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत होगा।
और जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि सच को सिर्फ देखना नहीं है, उसे आत्मसात करना है और उस सच को आगे बढ़ते हुए नई जो पायदार हम चल रहे हैं उस पर हमारे साथ रहना है। नमस्कार।